हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 1 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से, इंडियन एक्सप्रेस से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये दो आर्टिकल्स हैं जो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट दिया है, जिसमें 32 जो भी अक्यूज़ थे उनको फ्री किया है, अकेट कर दिया गया, एक्विटल हुआ उनका, फ्री कर दिया उनको। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल है, इसमें से तो अपने कुछ काम की चीज़ है नहीं, पर एक बार पढ़ लेना आप, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बाबरी मस्जिद का पूरा इशू चला था। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इसके लीडर्स मिल के फिर किस तरीके से गए थे, क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने जो कहा है वो कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि ये जो डिमोलिशन था बाबरी मस्जिद का वो कोई प्री प्लान था। ये तो अपना धीरे धीरे मतलब अपने आप ही एक मोमेंटम बन चुका था, मोमेंटम के बेसिस पे था। जबकि यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है कि भाई प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, प्रीवियस जजमेंट्स और प्रीवियस जो जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो बिल्कुल ये बताते हैं कि ये वेल प्लान था और इसमें एक तरीके से लंबा प्रोसेस था। एक जो विल होती है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की, वो फुलफ़िल करने की कोशिश की गई थी। वो चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में बिल्कुल काम की नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इशू है। पॉइंट ही आता है अपने यहाँ से इस आर्टिकल में से कि अपन क्या क्या चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो फैक्ट्स अपन यहाँ पे निकाल के पढ़ेंगे इसमें से। ठीक है, ये वाला आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वाले आर्टिकल में आपके लिए कुछ चीज़ें एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन निकाल सकते हैं एक तो, और दूसरा ऐसे राइटिंग में आपके इस आर्टिकल में से कुछ चीज़ें काम आ सकती है। जब भी अपन कोई फिलोसॉफिकल आर्टिकल लिखे ना, उस टाइम पर ये आर्टिकल डेफिनेटली काम आ सकता है। तो फिलोसॉफिकल अगर ऐसे लिखो आप, राइट, तो वहाँ पर इस आर्टिकल में से अपन कुछ चीज़ें ले सकते हैं। वो चीज़ें अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये जापान के अंदर एक चीज़ अभी न्यू शुरू की गई है जापानीज़ एयरलाइंस में, कि अब पैसेंजर्स को लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे करके नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो। दूसरा, जेंडर को आप एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इसलिए अब क्या कहा जाएगा, ऑल द पैसेंजर्स। ठीक है, जितने यात्रीगण हैं वो, जैसे कि अपनी दिल्ली मेट्रो में बोला जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर जस्टिस या जेंडर इक्वालिटी की अपन बात कर सकते हैं। तो ये कहीं पर भी अगर आप लिखो ना, तो ये ज़रूर कोट करना कि जापानीज़ एयरलाइंस में जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा बायसनेस ना फील हो, या फिर जो जेंडर के बीच में जो गैप आता है उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला जो कोट जो बोला जाता है शुरू में, जो भी अनाउंसमेंट होता है एयरलाइंस में, तो उसको हटा दिया गया। तो ये चीज़ अपन बोल सकते हैं कि हाँ, किस तरीके से जेंडर जस्टिस इंश्योर करने के लिए अपने आप में एक सिंबॉलिक साबित हो सकती है, और ग्राउंड लेवल पे भी ये डेफिनेटली काम करती है ये चीज़ें। तो ये आर्टिकल तो इतना सही था जो मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया है। अब देख लेते हैं इन आर्टिकल्स में, तो ये अपना काम का है नहीं, बिल्कुल भी पॉलिटिकल है ज़्यादा। बस इसमें इतना सा ही कहा जा रहा है कि बोले सीबीआई कोर्ट ने जो कुछ किया है वो चीज़ें अभी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एविडेंसेस और जितना कुछ डेवलपमेंट हुआ था वो कोई एकदम अचानक से नहीं हुआ था कि आपने कर सेवकों के ऊपर ही बोल दिया कि उन्हीं लोगों ने किया था सारा का सारा। ये तो एक पॉलिटिकल विल थी, जिसमें दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के फिर बाद में ये काम करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन इस वाले आर्टिकल से कुछ चीज़ें अपन निकालेंगे जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। आर्टिकल का नाम है नॉट जस्टिस। अभी जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें कि जो जितने 32 के 32 जितने भी अक्यूज़ थे उनको फ्री कर दिया गया है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, तो उसमें सीबीआई की तरफ से जो एक एटीट्यूड आया है, तो वहाँ पर राइटर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलना चाहते हैं कि आपने एक हिंदी मूवी देखी होगी, नो वन किल्ड जेसिका। तो यहाँ पर ये चीज़ अपन कैसे कोट कर सकते हैं, नो वन वॉज द लीडर इन द डिमोलिशन प्रोसेस ऑफ बाबरी मस्जिद। सिंपल सा ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर। खैर वो चीज़ अपने काम की नहीं है, बट पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि सबसे पहले तो कौन कौन सा आर्टिकल्स या कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो इस इशू में आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से
स्टेटमेंट दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो आर्टिकल 142 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल, न्याय तो मिलनी ही चाहिए, चाहे बड़े बड़े स्वर्ग ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, न्याय बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अपन बात करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके 3 मेजर पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, हमारे डेमोक्रेसी को कंडक्टफुल बनाते हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव्स कुछ गलत काम करते हैं तो जुडिशरी उसमें ज़रूर इन्वॉल्व, मतलब एक तरीके से उनको चेक करती है और उनको रोकती है कुछ भी गलत करने से। तो एग्जैक्टली आर्टिकल 142 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये ही कहा कि भाई जस्टिस तो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, उसके डिफरेंट सेक्शंस के अंडर में जो ये डिमोलिशन किया गया था 1992 के टाइम पे, तो उस टाइम पर बहुत सारे चार्जेस लगे थे। तो वो सेक्शन बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला सेक्शन तो है यहाँ पर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ठीक है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वायलेंस क्रिएट करने की शुरुआत करना, मतलब वायलेंस क्रिएट करना। तो वो सेक्शन 153A और 153B इसके अंडर में लगता है। फिर बात आती है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट क्राइम, क्राइम करने के लिए आपने कोई षड्यंत्र बनाया हो, ठीक है, तो वो आ जाता है सेक्शन 120B के अंडर में। ऐसे ही आपने अनलॉफुल असेंबली, मतलब कि ऐसी गैदरिंग इकट्ठी कर ली जो कि कहीं ना कहीं कानून की नज़रों में गलत है, तो वो आ जाएगा सेक्शन 149 में। तो ऐसे करके इन सेक्शंस के अंडर में आईपीसी को एक तरीके से ड्रॉ किया गया था, इस केस में पर्टिकुलर बात की जाए। फिर बाद में ये पूरे में ये बताया गया, चार्जशीट सबमिट की गई, पूरा डिक्लेरेशन हुआ, ये सारा का सारा एक तरीके से पूरा वेल प्लान था, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी ये, ठीक, और अलग अलग जो लीडर्स थे उनको जो फ्री किया गया है उनका खुद का प्लान था, कैसे भी करके अपनी पॉलिटिकल जो डिमांड थी उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो काम की चीज़ ये थी कि अपने काम के कौन कौन से सेक्शंस थे ये। अब एक केस के बेसिस पे एक केस का एनालिसिस यूपीएससी करवाएगी, देखो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी स्टेट पीएससी भी नहीं करवाएगी। पॉइंट ये आता है कि इस आर्टिकल से अपने काम के क्या है। एक तो ये अपन ने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अब देख लेते हैं कि आपको मैंने बताया प्रीवियस आर्टिकल्स में कि भाई हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसके 3 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर तो होता है देखो पुलिस, फिर होती है जेल, और तीसरा होता है जस्टिस सिस्टम देने के लिए हमारी जुडिशरी। अब अगर सबसे पहले कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट या उसके बारे में इंटेरोगेशन कौन करता है? पुलिस। और जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनको कहाँ पे रखते हैं अपन? फिर जेलों में। और फिर उन जेलों में उनको रिफॉर्म लाने के लिए या उनका जो साइकोलॉजिकली या माइंड सेट जो बन चुका है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और तीसरा पिलर हो गया इस केस के अंदर जुडिशरी। जुडिशरी फाइनली बताती है कि भाई आप लोग, मतलब कौन गलत है कौन सही है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए, तो वो जुडिशरी बताती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ना, तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की बात आ रही है। क्योंकि आज अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के जजेस ने अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे ये चीज़ दी है, ये जो वर्डिक्ट दिया है। हमारे यहाँ पर डिस्क्रिशन, डिस्चार्ज और कन्विक्शन एंड सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि क्या तो सोच करके बैठे हैं जजेस या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगर आपने प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट कर दिया तो जो आप डिस्चार्ज दे रहे हो, जो आप वर्डिक्ट दे रहे हो फाइनल, उसमें क्या सोच है, कितना आप उस केस के लिए कन्विक्टेड हो, कितना कमिटेड हो, या फिर क्या चाह रहे हो, आपकी खुद की इंटेंशन भी तो एक क्लियर होनी चाहिए कि हमें इससे बाहर क्या निकालना है। और लास्ट में होता है फिर सेंटेंस, कि आपने क्या पनिशमेंट फाइनलाइज किया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की जाए। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने केस्ड पैरेट बोला है कि ऐसा तोता जो कि पिंजरे में बंद है, और पिंजरा किसका बनाया हुआ? एग्जीक्यूटिव्स का। ये केस्ड पैरेट वाला इशू है 2016-17 में, 2016 और 17 के टाइम पे रिपीटेडली आता रहा था सीबीआई का, जब भी केस आ रहा था, जब सीबीआई में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे ना, तब जाके कि भाई और ये ब्लेम भी लगता रहता है कि सीबीआई जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, या कोई भी केस ऐसा हो जिसको कोई प्रॉपरली जो स्टेट पुलिस है वो हैंडल नहीं कर पा रही है,
तो उनके लिए वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करती है सीबीआई। तो इस केस को अगर देखें तो वहाँ पर आप केस्ड पैरेट बोला जाता है सीबीआई को बहुत बार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, दैट इज़ कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ये अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। अभी तो क्या है, किसी से कोई सवाल करने हैं, कुछ भी पता करना है, तो वो काम कौन कर रहा है, वो भी पुलिस कर रही है, और इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वही बॉडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इन दोनों फंक्शंस को हमें बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। लॉ, जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटीज़ हैं, उनको अब रिपीटेडली इस चीज़ के लिए रिकमेंड करना चाहिए स्ट्रांगली कि भाई प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग होनी चाहिए। पॉलिटिकली लिबरेट करो, पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए सीबीआई जैसी जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है वो अपन ने यहाँ पे देखी और देख लिया, और क्या पूरा इश्यू था आप पूरा पढ़ लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हाँ पर आपकी अवेयरनेस के लिए काम आ सकता है, आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इम्प्यूनिटी इन हाथरस। अभी यूपी में एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई है कि अगस्त के महीने में अपर कास्ट के कुछ यूथ ने, कुछ लोगों ने एक लोअर कास्ट की वुमेन के साथ में गैंग रेप किया और फिर उसके बाद में उसको हैंडीकैप कर दिया, बॉडी को मतलब बहुत बुरे तरीके से उसको, मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही गलत ये घटना घटित हुई है, जिसके ऊपर जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही हैस्टी वे में एक तरीके से इस केस को किस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की है, उस पर ये आर्टिकल है। बेसिकली हुआ क्या, एक 19 साल की दलित वुमेन, उसके साथ में गैंगरेप किया गया और उसको मैम कर दिया। मैम का मतलब होता है कि हैंडीकैप बना देना, मार पीट करके, हाथ पैर तोड़ देना, ऐसे करके। तो ये इंसिडेंट हुआ था हाथरस यूपी में ट्यूसडे नाइट को। अभी जो ट्यूसडे नाइट गई है रिसेंटली, तब उस लड़की की डेथ हो गई और उसी रात को हैस्टी वे में, बहुत जल्दबाजी करते हुए, बिना कोई मास गैदरिंग के क्रिमेशन कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर क्लियरली क्या निकल के आता है, एक तो इनइक्वालिटी का सेंस और एक इनजस्टिस का सेंस, कि भाई उनके माता पिता को क्या इतना भी राइट नहीं था कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को भी वो लास्ट राइट्स वो परफॉर्म कर सकें। दूसरा, एक तरफ अपर कास्ट है, एक तरफ लोअर कास्ट है, तो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको आप अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते। तीसरा, पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करती है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी तो कैसे एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो डर बैठा हुआ है ब्रिटिश राज के टाइम से कि कैसे पुलिस ने एट्रोसिटीज़ की है इंडियन लोगों पे, यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उन लोगों पे, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस आप क्रिएट कर पाओगे। क्या हम वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं आज, ठीक है। कास्ट प्रिविलेज है, ये लगातार बनी रह रही है, जहाँ पर अपर कास्ट मैन जो हैं उनको कहीं ना कहीं इम्प्यूनिटी मिलती रहती है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि उनको सज़ा नहीं दी जाती टाइम के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि ये जो लड़के थे, जो भी मैन थे जिन्होंने ये गैंगरेप किया, वो ठाकुर फैमिली के थे और विक्टिम जो थी वो क्या थी, दलित थी। तो ये कास्ट वायलेंस का भी एक केस आता है। तो इस तरीके से ये एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि हमारे इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस जो है वो कितना ग्रेवली और कितना बुरे तरीके से हमारी जो लड़कियां हैं या फिर जो औरतें हैं उनको दबाने में लगा हुआ है लगातार। यूपी पुलिस ऑफिशियल्स ने भी उस मतलब वुमेन के साथ में जो ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए वो नहीं दिया। रही सही में उन्होंने बिना पेरेंट्स की कंसेंट के ही फाइनल राइट्स परफॉर्म कर दिया, उसको क्रिमेट कर दिया। तो ये चीज़ कितनी गलत है। यहाँ पे एक इनसेंसिटिविटी का एक इशू निकल के आता है, जहाँ पर हमें सेंसिटिव होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पब्लिक के जो सेंसेस हैं, पब्लिक की जो सेंसिटिविटी है, उनको इज्जत करनी ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे तो एक फंक्शन ऑफ है रिफ्लेक्स, कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने उठा करके दूसरे पे थप्पड़ मार दिया, या फिर आपको हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आया, जो दिखा वही कर दिया। तो ये तो रिफ्लेक्स का आता है कि आपने बिना सोचे समझे केवल जो आपके ऊपर एक्शन हुआ उसका रिएक्शन दे दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हो हमारे जो सिस्टम में, जो पावर सिस्टम जो है ना, उसमें कितना एंट्रेंचमेंट है।
कितना बायसनेस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हमारी जो वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ हम एथिक्स में पढ़ते हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई देती हैं। अगर यूपी पुलिस की पर्टिकुलर बात करें तो पिछले कुछ सालों में लगातार ये पुलिस एक टफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम कर रही है, और वो भी टफ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से है कि इस पुलिस को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तक अलाउ कर रखी है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी जैसे ही 2017 में करंट गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि यूपी में जो लोग, जो डॉन है या फिर जो गुंडागर्दी चल रही है, उसको कैसे भी करके ख़त्म करना है, और जो भी जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको या तो पकड़ लो, पकड़ नहीं पा रहे हो तो उनको फिर सीधा शूट ऑन द साइट, मतलब दिखे तो वहीं पे मार दो। इस तरीके का अभी टफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में यूपी पुलिस काम कर रही है। रही सही में काउ स्लॉटर्स के अगेंस्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून लगाए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। दूसरी तरफ इसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको भी पब्लिक प्लेसेस पे कहीं ना कहीं फोर्सफुली दबाया गया कि जो पार्टीशन एजेंडा अभी चल रहा है नेशनलिज्म के नाम पे, उस पे कहीं ना कहीं जो एक फ्री वॉइस है, जो एक वाकई में माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर जो अपने राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत है। डेमोक्रेसी की आज अपन इंडिया की बात करें तो स्टेट्स को एक मोनोपोली दी हुई है कि वो वायलेंस को कैसे भी करके रोके, बट वायलेंस को रोके तो ये भी ध्यान रखे कि कैसे भी करके फेयरनेस का भी ध्यान रखा जाए, जो जस्टिस सिस्टम है वो हमारा प्रॉपरली काम करे, और लॉ का जो ड्यू प्रोसेस है कि कैसे भी करके कानून है वो सर्वे सर्वा है, वो लागू होना चाहिए। पर हो क्या रहा है, इनमें से पार्शियली चीज़ें काम की जा रही है कि जो चीज़ें एक प्रॉपर पर्टिकुलर इंटरेस्ट को अपहेल्ड करे, उन चीज़ों को तो काम में लिया जा रहा है, बाकी चीज़ों को साइड में कर दिया जा रहा है। तो ये बायसनेस आती है, पार्टीशनशिप आती है। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो, जबकि एक पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को हमेशा बैलेंस्ड वे में काम करना चाहिए विदाउट एनी बायस। इसी तरीके से आज अगर पुलिस को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो कैसे वो प्रॉपरली काम करेगी। एक तरफ पुलिस का फेज अपन ने कल परसों एक देखा था कि कल ही किया था शायद वो डिस्कस, जिसमें पुलिस ने किस तरीके से जो कम्युनिटी सर्विस में अपना परफॉर्मेंस दिया, और आज देखो पुलिस के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो डिलेमा अपन देख रहे हैं, या फिर ये जो कन्फ्यूज़न है, या फिर ये जो गैप है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कम्युनिटी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, पुलिस को सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है। मैंने बताया था ना बाहुबली वाला एग्जाम्पल कि रूलर या एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छा है जो अपनी कम्युनिटी को बाहर से कोई एग्रेशन आए तो उससे बचा ले, और यहाँ पर रहते हुए उनकी वेलफेयर भी इंश्योर करे। तो हमें सेंसिटिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है इन लोगों को, जो पर्टिकुलरली पब्लिक जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरफेस में काम करते हैं, पब्लिक से सीधा डील करते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे अगर हम ये जो पुलिस सिस्टम है या फिर जो पूरा अपना जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस तो क्या मतलब, ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पुलिस सिस्टम है, वो अगर अपनी खुद की लिमिट्स को ही ब्रीच करेंगी तो क्या वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल ही इंश्योर करने की ज़रूरत है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूर फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दी जाए उनको, और उनसे क्वेश्चन ज़रूर किए जाए कि भाई आपने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल में अपने मोटी मोटी चीज़ें पकड़ी कि क्या क्या चीज़ें अभी हो रही हैं यूपी में पर्टिकुलरली, और जनरली हमें और क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अच्छे से हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गांधी इन 2020। जब गांधी जी की रेलेवेंस की बात आए ना तो उस टाइम पे ये आर्टिकल अपने काम में आ सकता है। आज 2020 की अगर बात करें तो हम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड सोसाइटी देख सकते हैं, और पॉलिटिकली ही नहीं, अगर हम हिस्टोरिकली जिन लाइंस पे हम डिवाइडेड रहे हैं उन लाइंस को आज भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस आर्टिकल में अपन ने देखा कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम अभी तक भी हमारे यहाँ पर वायलेंस का कारण बनता है। तो गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का जो आइडिया दिया था, अहिंसा का जो आइडिया दिया था, वो आज भी अपनी रेलेवेंस बनाए रखता है।
जिन सोसाइटी के सेक्शंस के साथ में प्रीवियसली रॉन्ग हुआ है, दैट मीन्स उनके साथ गलत हुआ है, आज अगर वो उनका बदला लेने के लिए रिसेंटमेंट शो करते हैं, दैट मीन्स रोष लेकर के आते हैं, अपनी उन चीज़ों के लिए वायलेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक्चुअल में जो आउटकम आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से नरेट कर रहे हैं स्टोरी को कि गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये स्टोरी आपको भी पता होगी कि 1893 की बात है, जब डरबन से प्रिटोरिया गांधी जी जा रहे थे तो उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उनका कलर था ब्लैक। तो ये जो कलर्ड जो रूट कोज था मेन, कहने का मतलब जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने या फिर वहाँ का जो ऑफिसर था जो कि वाइट था, उसने गांधी जी को केवल कलर के बेसिस पे उस रात को निकाल दिया था। गांधी जी सारी रात वहाँ पर बैठे रहे थे उस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पर बैठ करके उन्होंने फाइनल किया कि किस तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो गांधी जी ने क्या कोट दिया था? हेट द सिन नॉट द सिनर। जिसने गलती की है उससे क्यों परेशान हो रहे हो, उससे क्यों हेट कर रहे हो, उससे हेट करो जो वाकई में वो सिन क्या है, वो गड़बड़ क्या है। क्योंकि उस वाइट मैन ने गांधी जी को बाहर फेंका तो उसकी वजह ये थोड़े ना थी कि उस वाइट मैन ने जानबूझ के फेंका, उसका बिहेवियर कहाँ से डेवलप हुआ है, उसके दिमाग में एक कलर को लेके जो प्रिजुडाइज थी कि ब्लैक कलर जो लोग हैं वो इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं, इनको बाहर निकालो। वो भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से, जनरल में बैठते कोई इशू नहीं था। तो ये जो कलर प्रिजुडाइज था, दिस वाज द रूट कोज। तो गांधी जी ने यही ध्यान किया, अल्टीमेटली यही कोशिश की कि भाई अगर जिस बंदे ने ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट में मैं अपनी एंगर दिखाऊं, उसके बजाय अगर मैं जो डिजीज़ है, जो मेन बीमारी है, जो वाकई में मेन समाज के खिलाफ जाने वाली चीज़ है, दैट इज़ कलर प्रिजुडाइज, उसको हमें रूट आउट करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आज अगर अपन बात करें, जैसे मान लो किसी भी एक कम्युनिटी के साथ में बहुत बुरा हो रहा है हमारे समाज में, और वो कम्युनिटी एक साथ मिल करके पॉलिटिकल अलायंस बनाती है और फिर अपना रिसेंटमेंट शो करती है कि कैसे भी करके भाई हमारे साथ पुराने टाइम पे गलत हुआ है तो हम इसका विरोध करते हैं, हम तोड़ फोड़ करेंगे, हमारी खुद की प्रॉपर्टी का लॉस कर देंगे। तो ये एक फॉल्स एजम्पशन है। यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। अगर आपको या किसी भी एक कम्युनिटी को प्रीवियसली हर्ट हुआ है या ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है या अनफेयरनेस का सामना करना पड़ा है, तो उनके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रिसेंटमेंट, एक होता है क्रिएटिव रेजिस्टेंस। तो रिसेंटमेंट में तो आप क्या होते हैं कि पूरा ऊपर सामने बाहर निकल के आते हो, ठीक है, और एक तरीके से नॉन वायलेंस का तो कोई स्कोप ही नहीं रहता। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खुद की बना लेते हो कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है, इसको ख़त्म करो। आपने ख़त्म करने के लिए कोशिश की तो आप वायलेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हो। बट अल्टीमेटली पॉइंट क्या आता है कि जो वाकई में जो एग्रेशन दिखाते हैं वो डेफिनेटली उनके पास में उनकी एक रूट होती है ना, वो कहाँ से निकलती है? मेमोरीज ऑफ पावरलेसनेस, कि हमारे पास में ताकत नहीं है, और जो लोग हमारे पास में ताकत नहीं है तो उनको सुनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। बट गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपको रिसेंटमेंट या फिर रोष जो आप दिखाते हो उसकी बजाय आप अगर क्रिएटिव रेजिस्टेंस की तरफ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने बहुत ही ज़्यादा हर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा हर्टेड हो आप, और दूसरा आपने बहुत ज़्यादा इंसल्ट्स का सामना किया है, तो उन हर्ट और इंसल्ट को आप डीपर्सनलाइज करो। समाज में भी उन जैसे लोगों को ढूंढो कि भाई जिन लोगों ने इस तरीके की परेशानियों का सामना किया है, और उनको एम्पावर करो और उस एनर्जी को रिन्यू करो, और साथ में कोशिश ये करो कि किस तरीके से जो रॉन्ग हो रहा है, जो गड़बड़ियाँ हो रही है हमारे सोसाइटी में, उसको हम किस तरीके से जस्टिफाइड वे में रीस्टोर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर ये काम किया जाए तो इस चीज़ को मॉरली और एम्पिरिकली गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये जो लाइन है ना, आप ये वाली लाइन कि आप कौन सी तरफ जाओगे, एक तो ये हो जाता है रिसेंटमेंट और एक हो जाता है क्रिएटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों में से किस तरफ जाते हो तो वो देखने वाली बात है।
तो मोरली और एम्फेरिकली आप देखोगे तो जो क्रिएटिव रेजिस्टेंस है ना वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट एक इम्पल्सिव होता है, जबकि क्रिएटिव रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म में चलता है, जिसमें एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हो मेन रूट कॉजेस को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस हमारे इंडिया में अभी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। तो गांधी जयंती है अभी कल, तो उस टाइम पे हमने रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं उन्हें हमें ध्यान में दे करके और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये मेन चीज़ जो थी वो मैंने बता दिया, और आप देख लो बाकी सर्वधर्म संभाव जो हम बात करते हैं, हमारी आइडियाज़ जो है गांधी जी ने भी उसी बात को अपहेल्ड किया, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं अयोध्या का जो मोमेंट आ रहा है, तो अल्टीमेटली गांधी जी ने तो यही कहा था, भाई आपके एक थप्पड़ दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, अगले को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी चीज़ों पे अडिग है। होता क्या है, देखो गांधी जी का सिस्टम एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर गांधी जी एडमिनिस्ट्रेशन में गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने, जिस इंडिविजुअल ने गांधी जी को इग्नोर किया है ना पढ़ने से, उसके लिए बहुत मुश्किल है सिविल सर्विसेज क्रैक करना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आप गांधी जी को तो ज़रूर समझो, क्योंकि उनके आइडियाज़ आपको एथिक्स में काम आएंगे, आपके इंटरव्यूज़ में काम आएंगे, आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेंगे। आपसे पूछा जाए, रिफॉर्म्स लाए जाएं सोसाइटी में, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे टैकल कर सकते हो। क्योंकि गांधी जी, आप खुद देखो, जब से गांधी जी पॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया में आए 1915 में, और जब तक उनकी डेथ हुई 1948 में, तब तक आपको कोई और नाम दिखाई देता है मॉडर्न हिस्ट्री में? तो इस तरीके की पर्सनैलिटी जो थी, अगर उस पर्सनैलिटी को ही हमने ढंग से नहीं समझा तो हम कैसे डील करेंगे सिचुएशन को? तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये फ्री में एडवाइस है आप लोगों के लिए, कि गांधी जी को तो ज़रूर पढ़ो, खुद से पढ़ो तो बहुत बढ़िया, ना पढ़ सको तो गांधी जी से रिलेटेड एक सीरीज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है, आप देखो प्लेलिस्ट में जा करके, गांधी जी की रेलेवेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर अभी बहुत सी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो कुछ चीज़ें जानो और वो देखो अपने खुद के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद की अपनी सोच के हिसाब से, कि हमारे किस तरीके से ये लेक्चर्स हैं वो काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपना मेन था, वो यही होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आइडिया पेज पे जो है अपन केवल ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे अबाउट 3 रिफॉर्म्स। एक तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एक लेबर रिफॉर्म, और एक एजुकेशन में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तीनों के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। ये वाला आर्टिकल एसपी बाला सुब्रमण्यम उनके बारे में है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये जसवंत सिंह जी से रिलेटेड है, जिनकी अभी डेथ हुई है, जो फॉर्मर, मतलब पहले तो डिफेंस में थे, फिर उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। वो पूरी डिटेल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल व्यूज़ हैं उनके लिए, तो वो इतने काम के नहीं है। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक आर्टिकल है अबाउट 3 रिफॉर्म्स, ये अब देख लेते हैं अपन। राइटर यहाँ पे शुरू में बोल रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं ना, ये हमारे लिए एक होप का कारण बनते हैं। चेंज इज़ अ फॉर्म ऑफ होप, ये लाइन बहुत अच्छी है, लिख लो आप। चेंज इज़ अ फॉर्म ऑफ होप। अगर कोई बदलाव आता है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई आशा है, वहाँ पर आशा दिखाई देती है बदलाव होता है तो यहाँ पर राइटर शुरुआत में क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अनफेयर होगा अगर आप एक तरफ तो रिग्रेट करते हो कि भाई यार पुराना सिस्टम था वो बहुत ही बेकार था यार, और दूसरी तरफ ये बोलो यार पुराना सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी है वैसा का वैसा रहो। तो कैसे ये बात आप साइमल्टेनियसली एक साथ बोल सकते हो? तो इसी तरीके से हमारे एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लेबर मार्केट, उसमें जो कमियां थी उसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि भाई कमियां हैं, और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर के आ रही है तो आप कहते हो कि चेंज नहीं आना चाहिए। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। आप चाह क्या रहे हो? इतना डिलेमा में कैसे फंसे पड़े हो? यहाँ पर राइटर बिल्कुल बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लॉ जो थे, ना तो वो फार्मर्स के लिए थे ना कंज्यूमर्स के लिए थे, वो मिडिल मैन के लिए थे। अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉज, जो लेबर लॉज थे, वो ना तो लेबर के लिए थे ना एम्प्लॉयर्स के लिए थे, वो लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए फेवर करते थे। इसी तरीके से एजुकेशन जो लॉज थे वो ना तो स्टूडेंट्स के लिए थे ना एम्प्लॉयबिलिटी के लिए थे। मतलब स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहा है, जो जॉब लेने के लिए जा रहा है, तो उनको जॉब लायक बनाने के लायक भी नहीं था। बस किसके लिए थे? जो रेगुलेटर्स थे, इंटरमीडियरीज थे, यूजीसी, एआईसीटीई या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, बिचौलियों के लिए। तो हर जगह पे हमारे सिस्टम में बिचौलिए फ़ायदा उठा रहे थे अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉज थे। तो यहाँ पर
एक बुक को कोट करते हैं जो अभी रिसेंटली ही आई है दादा भाई नौरोजी के ऊपर, दिनयार पटेल के द्वारा। उन्होंने 3 एक्सर्प्ट्स लिए हैं, राइटर ने यहाँ पे इस बुक से 3 एक्सर्प्ट्स लिए हैं दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी से। उसमें पहला तो ये, एनी चेंज नीड्स एविडेंस। कब अगर आप कोई भी चेंजेस लेकर के आना चाहते हो तो आपके पास में सबूत होना चाहिए कि भाई ये कमियां हैं, अब ये चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसे कि नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी जो दी थी उसमें गवर्नमेंट का डेटा था, उसको स्टडी किया था कि वाकई में इंडिया का पैसा ब्रिटेन में जा रहा है। इसलिए उन्होंने फिर बाद में अपनी खुद की थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी, कि भाई इस जाने वाले पैसे को रोको नहीं, इंडिया बर्बाद हो चुका है और हो जाएगा। पहला काम। दूसरा जो है, ये लिख लेना आप अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, एनी चेंज नीड्स एविडेंस। कहीं पर ये ऐसे में काम आने वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई रिफॉर्म्स लेकर के आए, जैसे कि गवर्नमेंट के अभी रिसेंटली बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए हैं, तो आप उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करो। तो आप वहाँ पर अपनी जो लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस है या फिर सजेशन जब देने की बात आए ना, तब आप लिख सकते हो कि दादा भाई नौरोजी ने हमेशा जो काम किए हैं 3 प्रिंसिपल बेस्ड किए हैं। पहला तो ये कि क्या नाम था इसका, एनी चेंज नीड्स एविडेंस, एक तो ये बताना आपको। दूसरा ये कि दादा भाई नौरोजी ने जब भी चेंज की बात की तो बोला बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड कैसे, दादा भाई नौरोजी की क्या एक्टिविटी थी, ये लाइनें आपको लिखनी है, बाकी आप ये एग्जाम्पल दो या मत दो वो कोई मैटर नहीं करता। बाकी ये कि हर चेंज हो तो एविडेंस हो और वो बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस कैसे कि दादा भाई नौरोजी खुद तो मॉडरेट थे, अपने को पता है, पर जब रेडिकल्स से जो बात करते थे ना, तब तो देखो वो मॉडरेट वे में बात करते थे, नहीं यार तुम बहुत ज़्यादा रेडिकल बात कर रहे हो। बाल गंगाधर लाल पाल बाल जो थे, उनसे जब डील होती थी तो बिल्कुल यूँ मॉडरेट वे के अंदर कि भाई अपने को कोई एक्सट्रीम नहीं जाना है। और जब मॉडरेट से जब वो बात करते थे तो वो रेडिकल करते थे, भाई चेंजेस तो लाने पड़ेंगे अपने को। तो एक तरीके से बैलेंस बना करके, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आपको लग रहा होगा, बट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तीसरा जो लेसन है वो अपन देख सकते हैं, चेंज रिक्वायर्स ओपननेस। अगर आपको वाकई में चेंजेस लेकर के आना है तो आपको खुले सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। आपकी थॉट प्रोसेस है वो ओपन होनी चाहिए। हम वही बात कि जो ऑलरेडी सिस्टम जो एग्जिस्टेंस में है उसको एक तरफ तो डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। कम से कम ओपनली सोचो। दादा भाई नौरोजी जो खुद अपनी खुद की कन्विक्शन के बेसिस पे, जो प्रीवियस जो उनका इनिशियल जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ब्रिटिश सिस्टम में इतने ड्रास्टिक चेंजेस लाने की बात करेंगे वो। बट टाइम के साथ साथ में वो रेडिकल हो गए थे कि वाकई में चेंजेस की ज़रूरत है। अगर ब्रिटिश सिस्टम में देखो, शुरुआत में 1857 रिवोल्ट हुआ था ना, तो उसके बाद में ये जो जितने भी मॉडरेट्स थे या जितने भी पॉलिटिकल एलिट क्लास थी ना, उन्होंने अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा अगेंस्ट में जाने की कोशिश नहीं की थी। बस ये कहा कि ये तो सिपाहियों का वो था, अंग्रेज़ तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था जो एलिट क्लास थी। ठीक है, पर जब धीरे धीरे पता पड़ा कि वाकई में ये तो हमें लूटने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी जैसे बंदे ने भी अपनी थॉट प्रोसेस में रेडिकल चेंजेस लेकर के आए कि वाकई में ये इंग्लिश जो है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो आज अगर अपन देखें तो लेबर मार्केट हो, चाहे एजुकेशन हो या फिर एग्रीकल्चर हो, केवल वेस्टेड इंटरेस्टेड के बेसिस पे चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का कारण अब तक बन चुका है, और हमें कहीं ना कहीं परेशानियां और देखनी पड़ेगी अगर ये रिफॉर्म्स नहीं लाए गए टाइम पे। तो चेंज इज अ फॉर्म ऑफ होप। होप का एक तरीके से फॉर्म है चेंज, अगर अपन लेकर के आते हैं हमारी खुद की लाइफ में। आप खुद देखो, आप डेली सुबह उठो, टाइम पे अपना रूटीन सेट करो कि हाँ ये पढ़ना है, ये करना है, चेंज लेकर के आओगे तो आप करो या ना करो, एक आशा तो बंधी जाती है ना, एक आशा हो जाती है कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा होगा। और अगर आप वो एग्जैक्टली कर देते हो तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाइड है। अब यहाँ पर बात आती है कि वाकई में रिफॉर्म्स हैं, इनके लिए क्या एविडेंसेस हैं? जी बिल्कुल हैं। क्या, देखो, अगर हमें इक्वालिटी और जस्टिस जो हमारा ड्रीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम वो डिलीवर करना चाहते हैं कि सबके बीच में समानता हो, सबको न्याय मिले, तो उस चीज़ के लिए हमें इन रिफॉर्म्स को वाकई में देखने की ज़रूरत है। और इन रिफॉर्म्स में जब इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर दी जाती है तो एक इंसान आज के टाइम पे अपने आप ही लिबरल फील करता है।
आज हर एक चीज़ को आप अगर पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली ये देख रहे हो कि यार कितना खर्चा लग रहा है, इंटरनेट का रिचार्ज कितना करवाना पड़ रहा है, घर वालों से कितना पैसा लेना पड़ रहा है। यार महीने के 10,000 रुपये बिना तो दिल्ली के अंदर हम टाइम पास ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इकोनॉमिकल फ्रीडम अगर आप दे देते हो इंडिविजुअल्स को, तो वहाँ पर हम इक्वालिटी और जस्टिस जो हमारा मेन ड्रीम है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंश्योर करने में कहीं कोई हर्डल नहीं आएगी, राइट। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग, ठीक है, ओलिगार्की बोलूंगा मैं यहाँ पे। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है कि 80-20 रेशियो का एक प्रिंसिपल चलता है, जिसमें 20% जो लोग हैं वो 80% लोगों के ऊपर रूल करते हैं, और ये थ्रू आउट हिस्ट्री रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग दिमाग लगाते नहीं हैं, 20% मेहनत करते हैं और 20% लोग फिर वो 80% के ऊपर राज करते हैं। क्योंकि 80% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच के चलते हैं, अरे यार जो भी है क्या दिमाग लगाना, हमें क्या, समझ गए। बट 20% क्या होता है, भाई हमें ही करना है। ओके चलो कोई नहीं, वो अलग कंटेक्स्ट था। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी माइनॉरिटीज़ का रूल चलता रहा। कैसे? देखो, फार्मर्स जो हैं, टोटल फार्मर्स, ये डेटा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है पहले तो अब नोट डाउन कर लेना आप, कि फार्मर्स जो हैं उनका टोटल में से केवल 6% को ही एमएसपी का फ़ायदा मिलता है। दूसरी तरफ लेबर फोर्सेज, जिसका अगर टोटल 100% लेबर फोर्स इंडिया की है तो उसमें 45% तो फार्मिंग एक्टिविटी में लग रही है, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है जी? केवल 15%। तो ये डेटा एग्जैक्टली काम आएगा अपने। तो एमएसपी का फायदा केवल 6% को हो रहा है, लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में 45% है, पर जीडीपी में केवल 15% ही है। तो आप देखो इकोनॉमिक फ्रीडम है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। फिर देखो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, 6.3 करोड़ एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर सिर्फ 22,500 ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिनकी पेड अप कैपिटल, मतलब जिनके पास में रिसोर्सेज जो हैं वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा के हैं। बाकी आप देखो 6.3 कितना बच गया? 93.7% जो पॉपुलेशन है या एंटरप्राइज हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके पास में 10 करोड़ तक की वर्थ की ही इन्वेस्टमेंट है, और बचे हुए 6.3 के पास में अब जो अपन खुद देखते हैं कि 1% जो लोग हैं वो इंडिया की कितनी वेल्थ को अपने हाथों में रखते हैं। तो इनइक्वालिटी यहाँ पर लगातार बनती रह रही है। तो आप एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में भी देखो तो माइनॉरिटी का रूल है कि नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो जी आप, एजुकेशन। आज पहली क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेता है वो 12वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, तो केवल 15% बच्चे ही कर पाते हैं ऐसा। तो 85% स्टूडेंट्स 12वीं तक की एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और ये रेशो और कम हो जाता है जब कॉलेज की डिग्री की बात करें। जिस बंदे ने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और डिग्री लेकर के निकले तो केवल 10% बच्चे ही ऐसे हैं। सोचो आज 100 बच्चों ने पहली क्लास में एडमिशन लिया है ना, उनमें से केवल 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो लास्ट में डिग्री लेकर के निकलेंगे। तो कितनी ग्रेव सिचुएशन है। तो क्या वाकई में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो चीज़ें थी वहाँ पर तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सारे रिफॉर्म्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, एक राइट बैलेंस बना करके और एक कन्विक्शन के तौर पे कि हाँ ये हमें करना ही है, जैसे कि आपने कन्विक्शन ले रखा है कि भाई मुझे तो तैयारी करनी ही है, दैट्स इट, ठीक है। और साथ में सराउंडिंग में क्या माहौल बन रहा है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को नहीं भांपोगे और केवल आंख मीच करके आगे चलते रहोगे तो कितना दूर चल पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि आने वाले 2 किलोमीटर के बाद में बड़ी खाई है और आप केवल आंख बंद करके चल रहे हो कि नहीं मुझे किसी से नहीं सुन रहा, बस मैंने रिफॉर्म ला दी है, तो आप एक दिन जाकर के खाई में गिरोगे। एग्जैक्टली वही बात जो कि गांधी जी को टैगोर ने कहा था, बोले एकला चालो रे। आपने जो एकला चालो रे है वो एक लिमिट तक तो आपका कहीं ना कहीं आप चल सकते हो कि हाँ अकेला चलना है, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई दे या ना दे, बट आप लाइक माइंडेड लोगों को अपनी साथ में लो, उनकी बातें समझो और फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ो, तो आपको ग्रेटेस्ट गुड मिलेगा। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ज़्यादा लोगों की बात सुनोगे, ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। आज अपन आर्टिकल्स डिफरेंट एंगल से क्यों डिस्कस करते हैं जी? एकला चालो रे एटीट्यूड थोड़ा ना रखना अपने को क्या रखना है कि अपने पास में एक
पूरा आसपास के पूरा माहौल का पता रहे कि वाकई में क्या सही है क्या गलत है। आज की करंट सिनेरियो को अगर अपन देखें तो यहाँ पर राइटर जो है वो एक कोट कर रहे हैं यहाँ पर मैंकुर ऑल्सन का एक कोट है जिन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशनल कोलेशन के लिए बात बोली थी। जो ये वोकल माइनॉरिटी है, वोकल माइनॉरिटी जो आज एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो इंटरमीडियरीज बात की थी ना मैंने अभी ऊपर अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, जो इंटरमीडियरीज है जैसे कि एग्रीकल्चर में जो बिचौलिए हो गए, या फिर आप लेबर मार्केट में देखोगे तो इंस्पेक्टर्स जो हो गए, एजुकेशन में यूजीसी एआईसीटी जैसे जो इंटरमीडिएट जो रेगुलेटर हो गए या फिर जो रेगुलेशन ऑफिसर्स हो गए, वो कुछ माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अब वोकल हो रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं। तो उनको ये मैंकोर ऑल्सन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनल कोलिशन बोला था कि ये कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची उठाएंगे। तो क्या आप ये चाहते हो कि 10% लोग अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के चक्कर में 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, फार्मर्स हैं, चाहे वर्कर्स हैं, चाहे यूथ हैं, 90% लोगों को क्या आप लगातार पनिश करते रहोगे? तो एक वोट जो है ना वो वीटो नहीं हो सकता। ठीक है, आप जिस पेड़ पे खड़े हो, जिस पेड़ पे बैठे हो, आप उसी पेड़ को काटो तो कितना जिंदा रह पाओगे? बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें 90% लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत। अभी जो प्रोटेस्ट आ रहा है ना रोड पे, वो 10% लोग ही कर रहे हैं। 90% लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और 90 मैंने अभी बताया आपको 20-80%, भाई 80% लोग तो इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में। भाई ठीक है, जो है मुझे क्या, मुझे तो मेरा सामान उठा करके बेचना है, राइट। तो इस तरीके से ये तीनों रिफॉर्म्स जो है ना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लेबर लॉज में, ये कहीं ना कहीं बहुत रेलेवेंट हैं आज के टाइम पे। आज अगर अपन देखें अलग अलग सेक्टर्स में, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर जो पुअर्टी है, एम्प्लॉयड पुअर्टी, जानबूझ करके हमारे सिस्टम की कमियों की वजह से जो गरीबी है वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, बजाय कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से ज़्यादा परेशानी का कारण तो हमारे यहाँ पर जो बनाई गई गरीबी है ना वो ज़्यादा है। दूसरा, फार्मर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो करके अब क्या है, सेल्फ एक्सप्लॉइटिंग। दैट मीन्स क्या एक बच्चा या फिर एक यूथ जो एक अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसको अगर जॉब लॉस होता है और उसके पास में काम नहीं होता है तो मजबूरन वो अपने खेत में जा करके अपने माँ बाप के साथ में काम करे वहाँ पर, तो क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे या सेल्फ एक्सप्लॉइटेटिंग बोलेंगे? खुद का शोषण कर रहे हैं वो। ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की। आगे देखें, आज हमारे एम्प्लॉयर्स की बात करें तो एम्प्लॉयर्स कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वो ड्वार्फ हैं। ड्वार्फ का मतलब जिनकी उम्र तो बहुत हो गई बट उनकी सोच भी बहुत पक गई, बट साइज में वो थोड़ा सा छोटे हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, लेबर की नहीं। इसी तरीके से लेबर जो है वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड हैं कैपिटल की कमी से, और कैपिटल जहाँ पे इन्वेस्टेड है वहाँ पर हैंडीकैप्ड है लेबर की वजह से। कैसे? कि जहाँ पर लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे कि एग्रीकल्चर 45% लेबर वहाँ पर ऑक्यूपाइड है, बट वहाँ पर स्कोप ही नहीं है इनकम का, तो लेबर हैंडीकैप्ड हुआ कि नहीं कैपिटल की कमी का। दूसरी तरफ हाईली स्किल्ड जहाँ पर लेबर की ज़रूरत है वहाँ पर हमारे यूथ के पास में स्किल ही नहीं है, तो कैपिटल हैंडीकैप्ड हुआ कि नहीं लेबर का। ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। ऐसे ही अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। आज अगर जो ग्रेजुएशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनके पास में स्किल्स ही नहीं है, वो अगर जॉब लेने लायक ही नहीं है, तो वो तो भारी प्रॉब्लम है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भारी चीज़ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी क्या, नई इंडस्ट्री आएंगी, नई इंडस्ट्री खोल करके जॉब ले लेंगी, बट वहाँ पर जॉब लेने लायक यूथ भी तो हो हमारे पास में। दिस इज़ द प्रॉब्लम। फार्मर्स को अगर अपन हेल्प करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो न तो उनको ये डर है कि भाई वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको एक तरीके से डाउनग्रेड कर देंगे उनकी सैलरी को, ना उनको ये मोटिवेशन है कि भाई हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो वो क्यों परफॉर्म करेंगे जी। स्कूल टीचर के ना तो डर है ना कोई आशा है, तो आशा और डर दोनों चीज़ें होती है तभी तो इंसान परफॉर्म करता है, तभी हमारे सिस्टम में क्वालिटी आएगी। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सुपरविजन तो प्रॉपर नहीं होता, रेगुलेशन है,
मैं आपको खुद को एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा, कि यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलेशन के लिए यूजीसी की तरफ से तो गाइडलाइन आ जाती है, पर यूजीसी को आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब यूजीसी की टीम सिर्फ एक बार आती है, केवल घूम लेती है पूरे कैंपस को, तो एक दिन में क्या उनको पता पड़ जाता है क्या कि भाई कैंपस में हो क्या रहा है? जबकि यूजीसी की रेगुलेशन ऊपर से ये जो लंबे आते हैं, मतलब रिपोर्ट भेजती हैं यूनिवर्सिटीज़, कोई मतलब 2-2, 3-3 हज़ार पेजेस की। तो मतलब क्या है ये चीज़ें कि ओवर रेगुलेशन तो हो रहा है, बट सुपरविजन जो होना चाहिए कि वाकई में जो चीज़ पेपर पे लिखी गई है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, वो देखनी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की सामना कर रहा है। इसी तरीके से आज इंडिया में जो गरीबी का कारण है, उसके लिए यहाँ पर राइटर अवार्डी रेजोल्यूशन को कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन 1954 के टाइम पे लिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसमें ये बोला गया था कि अब से हमारा जो इकोनॉमिक पैटर्न होगा वो सोशलिस्ट पैटर्न, जो यूएसएसआर का पैटर्न था ना, जिसके बेसिस पे आज हमने जो हमारा 5 ईयर प्लान चल रहे थे, जहां पर हमने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया था 1951 में, तो उसके इर्द गिर्द ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान ये दिया जाएगा कि हर एक रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और नेशनल वेल्थ जो भी होगी वो सबके लिए बराबर रहेगी। तो ये तो सोशलिस्ट एटीट्यूड हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली यही था अवार्डी रेजोल्यूशन। इसी के आधार पे आपको पता है आने वाले टाइम पे फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ था, हर एक सिस्टम में गवर्नमेंट अपने आप को असर्ट करना शुरू कर चुकी थी। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, जब इंडिविजुअल अपने आप को फ्रीडम महसूस करवाता, एंटरप्रेन्योरशिप खुद लेकर के आता, खुद से एक फैक्टर बनता, मार्केट का अच्छा रोल होता, तब जाकर के हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते। बट स्टेट ने जब अपने आप को असर्ट किया, जिसकी शुरुआत होती है अवार्डी रेजोल्यूशन ऑफ 1954, उसके बेसिस में 1955 में एक तरीके से रेजोल्यूशन पारित भी करवाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कि सोशलिस्ट एटीट्यूड, दैट मीन्स कि नेशनल वेल्थ जो है वो इक्विटेबली सबके बीच में बांट दी जाएगी। तो उससे क्या हो गया, जो इंडिविजुअल्स थे वो अपने लेवल पे खुद जो क्रिएटिव स्टेप्स ले सकते थे, खुद को एंटरप्रेन्योर बना सकते थे, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ पर पॉइंट ही आ जाता है कि हमारा देश किस तरीके से, 2-3 चीज़ें आती है। देखो ये तो एकदम वन बायस्ड हो गया। सेकंड अगर फेज में इसका दूसरा जस्ट उलट बताऊँ ना कि क्यों इस तरीके के कदम उठाए गए थे। देखो हमारे ब्रिटिशर्स ने कैपिटलिज्म का नाम लेकर के बहुत लूटा था हमें, तो यहाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे घाव जो थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण थे। डर था एक कि कहीं दूसरे देशों की कंपनियां अगर आकर हमारे यहाँ पर रूल करेंगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अगर हमें लूटना शुरू कर दिया तो हमने फिर हिस्ट्री से सीखा क्या। तो उस वजह से ये अवार्डी टाइप रेजोल्यूशन लिए गए थे कि जहाँ पर सोशलिस्ट एटीट्यूड की बात की गई थी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। बट अभी जो प्रॉब्लम का सामना हम कर रहे हैं ना, उसकी वजह भी फिर वही हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं। आज अगर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर इंडिविजुअल अपनी खुद की प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकते हैं। आज लेबर जो लॉज हैं, बहुत सारे लेबर लॉज थे, उनको कॉडिफाई करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, 3 फार्म बिल्स लाए गए हैं। तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक इंडिया की जो ज़मीन है या लैंड, लेबर या कैपिटल पे जो वर्क होना चाहिए, वहाँ पर एक होप का स्कोप दिखाई देता है चेंजेस की वजह से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, फैक्टर कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी की जब आप बात करोगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इनसे जब ये एफिशिएंटली काम करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया को इसका फ़ायदा होगा। अगर अपन देखें जो बिग गेनर होंगे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, तो वो इंडिविजुअल्स होंगे जो इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो यूथ हो या फिर छोटी फैक्ट्रीज एमएसएमईज हो या फिर जो वेजेस लेने वाले वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको। यूथ को फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि भाई आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो केवल ये नहीं होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो शादियां कम होना शुरू हो जाएगी, नहीं, शादियां कुछ रजिस्टर ही कुछ होंगी बट जॉब सबको मिलेगी, वो एम्प्लॉयबल बनेंगे। फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो उनके पास में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से लिबर्टी आएगी, वो अपने हिसाब से अपने इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे अपने खुद की
पॉलिसीज़ को। फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा एक स्कोप मिलेगा कि वो रिटेल प्राइस जो है वो अच्छे से अच्छी एक्सप्लोर कर सकें मार्केट में, कि जो उनको अच्छा पैसा देगा उनके पास में चला जाएगा। एमएसएमईज जो हैं वो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस का इनका जहाँ पर ऑटोनॉमी मिलेगी फॉर्मुलेट करने में, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स है ना, वहाँ पे देखो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है ना, वहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, जैसे कि अमेरिकन सिस्टम। तो वहाँ पर अब दो चीज़ें यहाँ पर देखो, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोशलिस्टिक, मतलब हल्का सा सोशलिस्टिक, कि हाँ समाज की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। जबकि बीजेपी आज जो काम रूलिंग पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो आप जब अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ लोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में किस तरीके से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे देश की भूमिका, हमारे देश की जो फ्यूचर है उसको कैसे डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज कोविड-19 की वजह से फिस्कल स्पेस तो देखो लगभग ख़त्म हो चुका है, पर हमारा जो स्पेस, क्योंकि बात की थी अपन ने कि गवर्नमेंट ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी या फिर जो कुछ भी सेस लगाए जा रहे थे उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल करके अपना फिस्कल डेफिसिट को उस गैप को कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो फिस्कल स्पेस जो है जहां पर गवर्नमेंट खुद अपने से खर्चा करके इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती थी, वो तो स्पेस अब कम बच गया। बट इंडिया का जो मेन टारगेट है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट बनना, वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्सेज की कमी है हमारे यहाँ पर अभी करंटली। ठीक है, तो जो हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, उन्होंने भी रिमाइंड किया था रिमार्केबली कि इंडिया ने हमारे यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो बना दी, वो भी ऐसी ज़मीन पर जहाँ पर हम हिस्टोरिकली देखिए तो हैरार्काइकल सोसाइटी, मतलब जहाँ पर कास्ट सिस्टम अपर लोअर की बात होती है, क्लास सिस्टम अपर लोअर की बात होती है, इस तरीके से रिलीजन मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात होती है, वहाँ पर हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बना दी है। तो आज हमारे पास में एक नया नेशनल गोल आ चुका है कि किस तरीके से आने वाली जनरेशन्स को हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे एक गिफ्ट दे सकें। तो इंडिया को एक यूनिक चांस मिला है यहाँ पर कि कैसे भी करके अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सके। स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आज अपने सामने, जिस पर हम नए वर्ल्ड को तैयार कर सकते हैं। नए तरीके का काम होगा, नए ऑर्गेनाइजेशन होंगे, नए तरीके का एजुकेशन सिस्टम होगा। ऐसे ही ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई जाएगी जहाँ पर कि ग्रोथ अच्छे से इंश्योर हो। आज चाइना जैसे कंट्रीज है वो फटीग का सामना कर रहे हैं, थके हुए से महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज हमारे जैसे कंट्री जो हैं वो लगातार आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन ओल्ड एज होती जा रही है, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स भी है वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती जा रही है, नई एनर्जी नहीं आ रही है, पड़े पड़े वही चीज़ ख़राब होती जा रही है। ऐसे डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पर हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। करप्शन को कम करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ अब धीरे धीरे काम करेंगे तो हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ऐसे ही इन सारे पूरे चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक पॉलिसी विंडो बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू इजीली एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो यहाँ पर जो अभी लीडर्स ने जो चॉइस किया है ना, दैट इज़ अबाउट द होप नॉट फियर। डर की बात नहीं है, ये एक होप है। चेंजेस आर फॉर ऑफ होप, अपनी ये लाइन रिपीटेडली बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बड़ी काम की चीज़, कि भाई सिविल सर्विसेज में, बैंकिंग में या फिर आप कोई भी कंप्लाइंस की बात करो, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन लाने की ज़रूरत है। अर्बन जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी रिफॉर्म लेकर के आओ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार टाइम के साथ साथ में बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज एम्प्लॉयमेंट 11% है, तो इसको हमें मैन्युफैक्चरिंग का तो उसको इंक्रीज़ करके 18% तक लेके जाना है। एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 45% से 15% पे लाना चाहिए। वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन 25% से 50% तक लेके जाना चाहिए। और आज पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया में देखें तो $2500 है, उसको $10,000 तक ले जाने के लिए ये रिफॉर्म्स अपने आप में एक आशा की किरण हैं। जब हम ओल्ड इकोनॉमिक पाथ की बात करें, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1923 में, तो हम जो
J.M. कीन्स थे, उनकी एक प्रिंसिपल पे काम करते थे कि भाई अल्टीमेटली हम सबको मरना है, तो भाई तरीके से चलो। तो वहाँ पर क्या था, कंट्रोल किया जा रहा था इकोनॉमी को। लैंड, लेबर, मार्केट, जो तीन जो पिलर होते हैं एक इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, मार्केट, जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की बात की गई थी। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक फ्रीडम को रोक दिया गया था। बट आज नए रास्ते पे जब हम चल रहे हैं तो वहाँ पर एक नया माइंडसेट है, और J.M. कीन्स की दूसरी ही स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई इन द लॉन्ग रन ऑलमोस्ट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लंबे रास्ते में जब हम अपना काम लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो सकता है कितने ब्रेकडाउन आए, अगर आप कंटिन्यूस करते रहे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।